नमस्कार दोस्तों, मैं प्रजापत सर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इंग्लिश का एक सेशन लेके। जैसे सेकेंडरी बोर्ड के अपेक्षित जो एक्सपेक्टेड अपना सिलेबस है उसका ये टॉपिक देखें तो सेक्शन सी के अंतर्गत जो आते हैं 4 टॉपिक अपने पहले हो चुके हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स जिसको टेंसेस बोलते हैं, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस क्लियर हो गया, उसके बाद में नरेशन कंप्लीट है और मॉडल्स का जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो भी मैंने दोनों वीडियो डाल के कंप्लीट कर दिया। अब उसमें सेक्शन सी का जो 15 नंबर अपन को कवर करने होते हैं उसका एक भाग रह जाता है और उस टॉपिक का आज दोस्तों उसी टॉपिक को लेंगे। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि 10th बोर्ड की जो सेक्शन सी की ग्रामर है, ये सेक्शन सी की ग्रामर में तो 15 नंबर देगी आपको, बाद में इसमें राइटिंग स्किलिंग वगैरह आपके जो भी पावर है एम्फेसिस होगा, बढ़ेगा आपका। और पूरी ग्रामर इसी पे टिकी हुई है। और बाकी जो छोटे छोटे चैप्टर है जैसे प्रीपोजिशन है, डिटरमाइनर्स है, एडजेक्टिव्स है, प्रोनाउन है, नाउन है, काफ़ी कुछ वीडियो मैंने इंग्लिश बेसिक में डाल रखे हैं, उन्हें एक बार फिर देखेंगे ताकि आपकी किसी भी प्रकार की सेंटेंस से आपको डरने की जरूरत नहीं। फिर आराम से आप पैराग्राफ भी राइटिंग कर सकेंगे, लेटर भी आप लिख सकेंगे, ईमेल भी लिख सकेंगे और अनसीन पैसेज को भी हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और पाठ्य पुस्तक जो अपनी टेक्स्ट बुक दो रहती है उससे जो क्वेश्चन आएंगे उनके भी आंसर अपन ग्रामर से ही देंगे दोस्तों। इतने सारे प्रश्न रटना संभव नहीं है और कोई इसको नहीं रटता है। तो चलिए दोस्तों, आज अपन अंतिम क्रम में जो 5वां चैप्टर है ये अपना, और इस 5वें चैप्टर में जो मैंने कहा ना बोर्ड के सिलेबस है उसमें तो बस यही है। उसके बाद में और भी चीज़ें बहुत सी आवश्यक होती है तो मैंने बता दिया, मैं आपको वो भी क्लियर करा दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, अपना बिना वक्त गंवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन में दोस्तों अपन जो टॉपिक ले रहे हैं उसको टॉपिक को बोलते हैं क्लोज या क्लोजेज, और हिंदी में बोलते हैं उसको दोस्तों उपवाक्य। चाहे तो आपको पहले इस टॉपिक को ये भी बोर्ड में था, इसको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जाना जाता था। चाहे तो आपको इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन कह दो या क्लोजेज कह दो, दोनों एक बात है। क्लोजेज का अर्थ होता है दोस्तों उपवाक्य, यानी बोर्ड में ये 3 नंबर का आता है, 2 आते हैं और एक के 1.5 नंबर रहता है, यानी 3 नंबर दोनों से ही होते हैं आपके, तो 3 नंबर आपके पक्के हैं। और दोस्तों इसमें तो पक्के होने ही है क्योंकि इनके जो रूल्स मैं बताऊंगा इस तरह से बताऊंगा कि आपके वाक्य में वहां बोर्ड स्पष्ट आपको देगा कि वाक्य किससे जोड़ना है। एक टाइम था दोस्तों, इससे पहले जो सिलेबस था उसमें तो अपन को तय करना पड़ता था कि हु, हुम, हुज, विच, व्हेन, व्हाइल, वेयर, व्हाई, दैट और व्हाट में से क्या आएगा। तो उसमें तो थोड़ी रूल्स वगैरह अपने को बहुत सारे याद रखने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों अब तो बोर्ड ने क्या कर दिया, 2018 से जो पेपर दे रहा है उसमें तो 14 से भी वही सिस्टम था। पहले भी क्या करते थे कि सीधा पीछे क्वेश्चन में लिख देगा, 2 वाक्य देगा और कहेगा हु से जोड़ के वापस इसको लिखो, यानी 2 का क्या बनाना है अपने को दोस्तों 1। जैसे मानो कि एक क्लोज दिया, ये फुल स्टॉप लगा दिया, एक दूसरा दिया क्लोज ये, और उसके बाद में आपको कोष्टक में स्पष्ट कहेगा कि इसको हु के साथ जोड़ के वापस बनाइए, यानी 2 का फिर 1 बन जाएगा। तो जैसे नरेशन में दोस्तों अपन कनेक्टर लगाते ही RS RV 1 हो जाते थे, तो दोनों क्लोज जब 1 हो जाएंगे तो दोनों उपवाक्यों से एक क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। तो आज के सेशन को दोस्तों शुरू करते हैं अपन, एक एक को लेंगे अपन क्रम से कि हु को जोड़ने की क्या नियम है, हु को हुम को कैसे जोड़ा जाता है, हुज को कैसे जोड़ा जाता है, विच को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है। ज़्यादा कोई दोस्तों इसमें रूल्स नहीं है और बहुत ही इजीली आप वे से इसको सीख पाएंगे, ऐसी मैं होप रखता हूँ आपसे। और इस टॉपिक में आपकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों सीधे जोड़ते ही आपको 1.5 नंबर मिलेगा, यानी सीधे 3 नंबर, और 3 नंबर तो बोर्ड में बहुत ही वक्त रखते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त हुआ है अपन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में सबसे पहले लेते हैं अपन हु। चलिए दोस्तों सबसे पहले क्रम में जैसे बताया कि आपको अपन हु का प्रयोग सीखेंगे कि हु का सर क्लोज आए तो कैसे जोड़ना है। तो दोस्तों इसमें सीधे से 2 नियम मैं आपको बताऊंगा, एक सब्जेक्ट के बाद और एक ऑब्जेक्ट के बाद, एक सब्जेक्ट के बाद और एक ऑब्जेक्ट के बाद। बहुत इजी है, एक समझ जाएंगे तो अगले तो सारे इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे सर बताइए सब्जेक्ट के बाद किस तरह से, जैसे ही वाज रिवार्डेड, ही टॉप्ड,
द क्लास। ये अपन उदाहरण ले रहे हैं दोस्तों सब्जेक्ट के बाद। अब यहाँ देखेंगे उसको सम्मानित किया गया और क्योंकि उसने क्लास को क्या किया था, टॉप किया था, इसलिए अभी कहेगा बोर्ड इसको हु से जोड़ के बताओ। तो अपने को क्या करना, बस समझने लायक बात है दोस्तों। सब्जेक्ट देखेंगे दोनों में एक ही है, सब्जेक्ट ही और यहाँ भी ही। ऐसी वाली स्थिति आती है दोस्तों, तो अपने को कुछ नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट तो हटेगा, क्योंकि दोनों उपवाक्य मैंने पहले ही बताया कि दोनों उपवाक्य मिलकर क्या बनाएंगे वाक्य, इसलिए एक ही तो हटेगा, तो ऑटोमेटिक ही हट जाएगा। लेकिन अब इसको हटाने का तरीका क्या है सर, अगर सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के बाद वाला नियम लगता है तो उसमें अपने को क्या करना है कि ही के बाद ही तुरंत हु ला दो और पीछे वाले वाक्य को आगे ला लो। ही हु टॉप्ड द क्लास, ही हु टॉप्ड द क्लास और छोटी सी कॉमा लगा के वाज रिवार्डेड, वाज रिवार्डेड। यानी दोस्तों अपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो पीछे वाला वाक्य है, ये दूसरा जो क्लोज है, उस क्लोज को पहले सब्जेक्ट के बाद हु लगा के उसको यूं का यूं लिख के छोटी सी कॉमा लगा के जो नेक्स्ट वाला क्लोज है तो सब्जेक्ट तो दोबारा लिखाने जाएगा, ये वाला आपको पीछे लगाना है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है इस वाक्य में, आपको एक बार ध्यान से समझना है कि ऐसा वाक्य आ जाए सब्जेक्ट वाला कि दोनों सब्जेक्ट एक ही हो, तो आपको क्या करना है कि पहले वाले वाक्य और दूसरे वाक्य को देख के पहले वाले वाक्य के जो सब्जेक्ट है उसको एज इट इज रख के तुरंत हु लगा दो। हु लगा दिया, उसके बाद में दूसरे वाले क्लोज का सब्जेक्ट तो अपन दोबारा लेंगे नहीं, पीछे वाला वाक्य यूं का यूं उतार दो, उतार दिया सर। उसके बाद छोटी सी कॉमा लगा दो और उसके बाद पहले वाले वाक्य में तो ही पहले ही आ गया, तो ये तो ऑटोमेटिकली ये भी नहीं लगेगा दोबारा, और दोबारा कभी भी कोई करता किसी वाक्य में लगता ही नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला जो भाग है ये अपन लगा देंगे पीछे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट उदाहरण और भी एक देखते हैं अपन। अ बॉय इज माई ब्रदर, ही इज इन रेड शर्ट और बोर्ड कहेगा हु से जोड़ो। ये भी सर सब्जेक्ट के अनुसार ही है। ये जो द बॉय है ये मेरा भाई है, लड़का है जो मेरा भाई है, जो कि किसमें है, लाल शर्ट उसने पहन रखा है, लाल शर्ट। तो ये और ये करता आप देखेंगे समान है सर, तो ये वाला नियम लगेगा। तो अपन को बनाना है द बॉय, ठीक है सर। फिर क्या करेंगे, तुरंत अपन को क्लोज ला दो, क्लोज क्या लाएंगे, हु, और किसमें है सर, ये वाला करता तो अब आएगा नहीं, पीछे वाला भाग पूरा आएगा। हु इज इन रेड शर्ट, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में शेष वाला जो क्लोज है पहले वाक्य का वो लगा दो पीछे, इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। ये दोस्तों है सब्जेक्ट वाला नियम। अब इनके जैसे आपको हिंदी भी किसी को भैया को नहीं आ रही है, बहन को नहीं आ रही है, तो एक बार सुन लेंगे कि ये क्या है सर, कि वह मेरा भाई है, ये लड़का मेरा भाई है और किस शर्ट को पहने हुए, लाल शर्ट को जो कि पहने हुए। तो आप हु का एक अर्थ भी लेंगे तो जो कि के रूप में आप ले सकते हैं। हालांकि इनका कोई तुक नहीं रहता, लेकिन फिर भी किसी की इंग्लिश ज़्यादा ही कमजोर हो तो हु का मतलब सर क्या होता है, तो हु का अर्थ होता है जो कि। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे द बॉय, लड़का जो कि मेरा भाई है और वो किस शर्ट में है, रेड शर्ट में। तो लड़का जो कि मेरा भाई है या जो कि लाल शर्ट में है वो मेरा भाई है, या लड़का या वह जिसने टॉप किया क्लास को वह उसको पुरस्कृत किया गया। तो हु का अर्थ दोस्तों अपन किसके रूप में लेंगे, जो कि के रूप में। ये तो हो गया अपना दोस्तों सब्जेक्ट वाला नियम। अब देखते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद में भी हु लगता है, तो ऑब्जेक्ट वाला सर क्या नियम होगा। तो ऑब्जेक्ट का भी अपन देखेंगे सब्जेक्ट की तरह ही, इसका तो और भी सरल रहेगा। सब्जेक्ट में तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि पीछे वाले क्लोज को आगे लाना पड़ता है और तुरंत ही कनेक्टिव ये जो अपना कनेक्टर है हु या जो क्लोज बोलो वो तुरंत लगता है। लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद तो और आसानी रहेगी दोस्तों, और उसमें तो बीच में लगेगा तो और भी अपने थोड़ी वो जो टेंशन है वो कम हो जाएगी। यानी ऑब्जेक्ट वाला तो नियम बहुत ही सरल है। चलिए दोस्तों उसको भी देखते हैं। चलिए दोस्तों इसी प्रकार देखते हैं अपन ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे मैं एक वाक्य लेता हूं, आई प्लेड विद
द बॉयज दे वर इन द गार्डन, और बोर्ड कहेगा हु से जोड़ो। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो आई है सर, और ये दे, यानी सब्जेक्ट वाला तो नियम है ही नहीं। अपन को ऑटोमेटिकली मालूम पड़ रहा है कि सब्जेक्ट वाला रूल्स तो इसमें लगेगा नहीं, लगेगा ऑब्जेक्ट वाला। तो सर क्या है, मैं दोस्तों के साथ खेला और दोस्त कहाँ थे मेरे, बगीचे में थे। तो इसमें तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, पहला क्लोज यूं का ही लिख लो, आई प्लेड विद द बॉयज हु, और इसको तो हटा देंगे क्योंकि दोबारा नहीं, क्योंकि इन बच्चों की बात ये जो ऑब्जेक्ट के अनुसार ले रहे हैं, तो द बॉयज इनके लिए है, तो आई प्लेड विद द बॉयज, और वो कहाँ थे, हु वर इन द गार्डन। और हु का मैं बता दूं दोस्तों आपको, हु पर नंबर या जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हु वर इन द गार्डन। सर इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ मैं दोस्तों के साथ खेला जो कि कहाँ थे, बगीचे के अंदर, यानी ऑब्जेक्ट वाले में तो दोस्तों और इजी रहेगा। ऑब्जेक्ट आप फॉलो कर लो, एक ऑब्जेक्ट को हटा देंगे सर, पहले वाले ऑब्जेक्ट को रखेंगे और बीच में अपन क्या लगा देंगे, क्लोज, और ये सीधा एक सेंटेंस बन जाएगा। और अपने आप नियम भी ये कहता है, दो क्लोज को जोड़ के अपन को क्या बनाना है, एक वाक्य बनाना है, और सीधे आपको 1.5 नंबर मिलेगा, और 2 ही वाक्य सही होते ही सीधे 3 नंबर आपके खाते में जाएंगे। चलिए दोस्तों एक उदाहरण और लेते हैं इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में अपन देखते हैं उदाहरण और, गॉड हेल्प्स दोज दे हेल्प देम सेल्व्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो दोज है ये इनके लिए आया है सर, और यहाँ भगवान है, भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो दूसरों की सहायता करते हैं। तो सर यहाँ क्या करेंगे अपन, गॉड हेल्प्स दोज, उनकी सहायता करता है, हु, अब हु लग गया, ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा, हु हेल्प देम सेल्व्स, जो अपने आप की सहायता करते हैं, स्वयं की सहायता करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, भगवान उनकी भी सहायता करता है। तो यहाँ दोस्तों भी देखा कि ये दोज भी किसके लिए था, दे के लिए। तो यानी दोस्तों ऑब्जेक्ट वाला नियम तो और भी सरल है, ऑब्जेक्ट में तो आपको बीच में हु घुसाना है और एक ऑब्जेक्ट दूसरे वाले क्लोज का हटाना है, और सब्जेक्ट वाला में दोस्तों ध्यान रखना, पीछे वाला क्लोज पहले आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और पीछे वाला पूरा क्लोज लिख के सब्जेक्ट हटा के बाद में पहले वाला क्लोज जो है वो पीछे चला जाएगा। तो ये दोस्तों हु लगाने का नियम था, और मेरा जहाँ तक मानना है कि जितने एग्जाम हुए शायद ही किसी एग्जाम में हु छूटा होगा। हु बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और आगे भी अपन जो हुम पढ़ेंगे तो वहाँ भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ही देखेंगे। तो एक बार आप ध्यान से देख लो कि सब्जेक्ट में सर ने क्या बताया है, मैंने क्या बताया आपको कि सब्जेक्ट में कैसे क्लोज जोड़ते हैं और ऑब्जेक्ट में कैसे क्लोज जोड़ते हैं। बाकी इसकी हिंदी आपको आती है नहीं आती है कुछ भी इससे मतलब नहीं है, बोर्ड के तो उत्तर सही होना चाहिए, सीधा आपको देगा नंबर और आपके खाते में सीधे 3 नंबर जाएंगे। और पीछे कोष्टक में बोर्ड देगा, ऐसा नहीं कि बोर्ड नहीं देगा, बोर्ड आपको देगा कि इसको हु से जोड़ना है या वर्ड से जोड़ना है। तो हु से जोड़ना है तो फटाक से अपना नियम लग गया, और ये देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि ये गॉड है ये दे, कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसको देख लो, तो ये दोनों मिलते हैं यानी ऑब्जेक्ट वाला नियम लगेगा सर। और इससे आगे मैंने सब्जेक्ट बताया। तो अगर ये हु समझ आपको में आगे आए तो आगे हुम, हुज और विच में वगैरह किसी में कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों दूसरे टर्म में अपन लेते हैं हुम। चलिए दोस्तों हुम को सीखते हैं, और हुम में भी वही पहला रूल्स सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद, और दूसरा वही देखेंगे अपन ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे हु में देखा वैसे हु में भी नियम में देखेंगे, सेम ही है सर, ज़्यादा फर्क नहीं है। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका भी एक उदाहरण अपन लेते हैं और एक उदाहरण उसका भी लेते हैं, ताकि सेशन में 10 क्लोज दे रखे हैं तो सभी हो जाएंगे, और ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी बात है नहीं। तो ज़्यादा एग्जाम्पल्स तो आप एक्सरसाइज करते रहना, आपको जो मैं रूल्स बता रहा हूँ बस इस रूल्स के अनुसार चलना, एक भी आपका गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, द बॉय द बॉय इज माई
फ्रेंड यू मेट हिम यस्टरडे, और बोर्ड कहेगा whom से इसको जोड़ो। ठीक है दोस्तों, द बॉय इज माई फ्रेंड यू मेट हिम यस्टरडे। यहाँ पर भी देखेंगे द बॉय इज, ये जो बॉय है वो मेरा दोस्त है और जिसको तुम कल मिले थे, तो ये बॉय जो है ये माई फ्रेंड, ये भी सेम ही है, तो माई फ्रेंड के लिए तो यू आया नहीं, इसीलिए ये कर्ता के अनुसार ही होगा, सब्जेक्ट की बात ही। तो सब्जेक्ट में तो वही वापिस हु याद करो, हु में मैंने क्या बताया था। सब्जेक्ट के बाद देखते हैं, द बॉय इज माई फ्रेंड यू मेट हिम यस्टरडे, ये द बॉय है और इसको सीधे दोस्तों इससे मिला लो, हिम से, यानी ये तो इससे तो मिल नहीं सकता, यदि सब्जेक्ट ये दूसरा है और ये लड़का भी दूसरा है तो सब्जेक्ट वाला नियम लगेगा सर। तो अब बनाने का नियम भी सर हु जैसा ही, द बॉय। अब इसका जो द बॉय के लिए आया हिम सर, इसीलिए आपको ये पूरा क्लोज यू का यू लेना पड़ेगा, द बॉय हुम यू, जिससे तुम मिले थे, हुम यू मेट यस्टरडे, यस्टरडे इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। इस तरह से दोस्तों आपको करना है, द बॉय हुम यू मेट यस्टरडे इज माई फ्रेंड, यानी जो ये द बॉय था ये हिम के लिए था, यू के लिए नहीं था, इसीलिए इसको यू वाले क्लोज को पूरा इसके साथ जोड़ना है, हुम यू मेट यस्टरडे, और उसके बाद में अगले वाला क्लोज जो है इज माई फ्रेंड, ये आपको दोस्तों पीछे करना है। चलिए दोस्तों, इसी तरह से अब हम ऑब्जेक्ट के बाद भी देखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद जैसे दोस्तों सी इज द लेडी, दूसरा वाक्य आएगा वी सॉ हर एट हॉस्पिटल, या इन हॉस्पिटल, जो भी है उससे अपना मतलब ही नहीं है, अपने तो होम से इसको जोड़ना है। अब देखेंगे दोस्तों इसको कैसे जोड़ेंगे ऑब्जेक्ट के बाद। अब देखेंगे सर सी इज द लेडी, ये जो लेडी है इसके लिए ये हर आया, ठीक है ना, ये जो सी है तो द लेडी ये है, ये भी सेम ही है, सी इज द लेडी, तो इसके लिए और इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा सर, हर, तो इसमें भी वही ऑब्जेक्ट में तो मैंने कहा है पहले ही, आपको क्या करना है बीच में ही डालना है, तो सी इज द लेडी पूरा लिखेंगे सर क्लोज, सी इज द लेडी, ठीक है सर, और उसके बाद में क्या करना है आपको दोस्तों, होम, ठीक है, होम, और जिससे अपन कहाँ मिले थे हॉस्पिटल में, वी होम वी सॉ एट हॉस्पिटल, उसी बार हल लगाने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, ये था ऑब्जेक्ट के बाद में नियम। चलिए दोस्तों, तीसरा लेते हैं अपन हुज, ठीक है, वही इसमें भी वही नियम सर, सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे दोस्तों इसका एक वाक्य लेते हैं, रवि इज एन IAS, रवि इज एन IAS, और हिज फादर इज ए डॉक्टर। यहाँ दोस्तों थोड़ा ध्यान देना कि ये जब हो जाएगा तो आपको सेकंड पर्सन मिलेगा, और पर्सन मैंने पहले बता रखे है, आपको फर्स्ट पर्सन बोलता है वो, सेकंड पर्सन सुनता है वो, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। तो ये जो दोस्तों देख रहे हो आप, ये हिज, ये सेकंड पर्सन है, ये ही की सेकंड फॉर्म है, ही हिज। अब सर बताइए, अब ये जो रवि है वो क्या है सर, कलेक्टर है, IAS है, और उसके पिताजी क्या है, डॉक्टर है, और हुज का मतलब ये जिसका या जिसके। अब जोड़ो सर इसको, तो अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो, तो अपन को सब्जेक्ट के बाद किस तरह से जोड़ना है वो आप ध्यान से देखेंगे। सेम रूल्स है, जो आपको सिर्फ ये सेकंड पर्सन याद रखना है कि ये सेकंड पर्सन क्या है सर, तो ये पर्सन की फॉर्म है, ये रवि के पिताजी है, तो रवि के लिए ही हिज आया है, रवि के ही पिताजी डॉक्टर है और रवि क्या है, एक कलेक्टर है। तो कैसे जुड़ेगा दोस्तों, देखते हैं अपन। चलिए दोस्तों, वही नियम रहेगा, रवि हुज, पीछे वाला क्लोज आगे ले लो, हुज फादर इज ए डॉक्टर, जिसके पिताजी क्या एक डॉक्टर है, इज एन IAS,
रवि जिसके पिताजी एक क्या है, डॉक्टर है, वो खुद क्या है, एक कलेक्टर है। तो या जिसका या जिसके के रूप में इसका अर्थ लिया जाता है दोस्तों। सामान्यतः समझो तो आप, हिंदी जिसको नहीं आती है तो वो समझ जाता है कि रवि एक कलेक्टर है, उसके पिताजी क्या डॉक्टर है। और सेकंड पर्सन इसमें आपको जरूर दिखेगा, और सेकंड पर्सन होगा वो किसके अनुसार होगा, लगभग सब्जेक्ट के अनुसार ही दोस्तों होता है। चलो दोस्तों दूसरा नियम भी अपन देखते हैं इसका। ऑब्जेक्ट के बाद भी एक वाक्य लेते हैं। बाकी वाक्य तो आप चाहे तो दोस्तों 10-15 ले लो, एक्सरसाइज आप बैठे बैठे हल करना। कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे लिख के भेजना। नेक्स्ट सेशन में जब भी मैं पढ़ाऊंगा आपकी प्रॉब्लम को मैं हल कर दूंगा। फिलहाल 10 क्लोज है अपने पास, तो नियम लगभग वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 2-4 आप सीखेंगे तो नेक्स्ट में तो इतने नियम लगते ही नहीं है, 20 तक चलेगा। उसके बाद में तो डायरेक्टली आपको मैं बताऊंगा ना, तो आपको खुद को ही समझ में आएगा। और दोस्तों ऐसा नहीं कि इसमें से कोई पूछा नहीं गया हुआ, यहाँ तक कि ये वाई भी पूछा गया है 2019 की सप्लीमेंट्री में। तो किस तरह ऑब्जेक्ट के बाद होगा वो देखते हैं दोस्तों अपन। चलिए दोस्तों, आई नो मीना हर मदर इज ए डॉक्टर। हर मदर इज ए डॉक्टर। तो जो मीना है और ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, और मैं मीना को जानता हूं, और उसकी मदर जो है वो क्या है सर दोस्तों, ये सेकंड पर्सन आ गया, और उसकी मदर क्या है दोस्तों, चिकित्सक है। अब सर ये तो ऑब्जेक्ट वाला नियम है, तो ऑब्जेक्ट में तो मैंने कहा बीच में आप लोग को जोड़ना है, तो पूरा जुड़ेगा। पहला क्लोज तो आप पूरा यूं का यूं लिख लो, आई नो मीना, मैं मीना को जानता हूं, हुज, ठीक है ना। तो हुज, तो ये अर्थ ऑटोमेटिक हट जाएगा क्योंकि मीना आ गया। हुज मदर इज ए डॉक्टर, हुज मदर इज ए डॉक्टर। इस तरह से दोस्तों जोड़ना है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया। तो सब्जेक्ट में दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि दूसरे वाले क्लोज को पहले आप जो भी आपको क्लोज दे परीक्षा में उसको जोड़ के फिर दूसरे वाला क्लोज लिखना, और बाद में पहले वाला क्लोज जाने देना। ऑब्जेक्ट में दोस्तों कुछ नहीं करना है, बीच में घुसाना है और दोनों क्लोज को जोड़ देना है। और क्या हटाना है, तो ये सर हर आपने क्यों हटाया, क्योंकि ये मीना के लिए ही था, इसलिए इसको हटाना बहुत जरूरी है। 2 बार आएगा तो दोस्तों वाक्य का सत्यानाश होता है। और ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, एक्टिव पैसिव में देखा है, टेंस में भी देखा है, एक चीज दोबारा पुनरावृत्ति वाक्य में नहीं होती। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अपन चौथा, विच। चलिए दोस्तों चौथा लेते हैं विच। और विच का दोस्तों मैं प्रयोग बता दूं आपको, इसका प्रयोग होता है दोस्तों जानवर या वस्तु के लिए, ठीक है ना। इसमें व्यक्ति आएगा ही नहीं, जानवर या वस्तु ही आएंगे। और आपको विच से जोड़ने को बोर्ड कहता है, तो कैसे जोड़ना है, तो सर पहले सब्जेक्ट वाला बताओ। वही सब्जेक्ट वाला अपन उदाहरण लेंगे, एक सब्जेक्ट के बाद किस तरह से होगा। दिस हाउस इज कॉस्टली, ये घर बड़ा महंगा है। इट इज ए मॉडर्न, आधुनिक है। और आपको बोर्ड कहेगा विच से जोड़ो, तो घर तो अब जानवर या वस्तु में ही आएगा, वस्तु में आएगा सर, विच से जोड़ेंगे। और सब्जेक्ट देख लो, ये जो दिस हाउस है आप देखेंगे ये ईट भी किसके लिए, दिस हाउस के लिए। तो वही वाला नियम जो पहले अपन लगाते थे, दूसरे वाले क्लोज को आगे लाओ, दिस हाउस, ठीक है सर, तुरंत ला लो क्लोज, दिस हाउस विच इज। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, विच इज ए मॉडर्न, जो कि क्या है, आधुनिक है, कॉमा लगा दो छोटी सी। और क्या लिखेंगे दोस्तों, इज कॉस्टली, इज कॉस्टली। ये हो गया दोस्तों अपना सब्जेक्ट वाला नियम, यानी कि द हाउस था उसी के लिए ईट था, और विच से इसने जोड़ने को कहा था, तो दिस हाउस तो यूं का यूं रहेगा, दिस के लिए ईट था, दोबारा आएगा नहीं, तो दिस हाउस के बाद सीधा जोड़ दिया अपने विच। उसके बाद में दूसरे वाला क्लोज को लाया आगे, और पहले वाला क्लोज दोस्तों जाएगा पीछे। तो पहले वाले क्लोज में तो इतना ही भाग शेष था, इज कॉस्टली, ये चला गया दोस्तों पीछे। इसी तरह दोस्तों देखेंगे अपन ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद किस तरह से विच को जोड़ना है देखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों जैसे एक वाक्य लिखते हैं, आई हैड ए ड्रीम। सबके पास ड्रीम होते हैं अपने अपने, सबके ड्रीम पूरे होते हैं नहीं होते हैं वो छोड़ो। इट कैम ट्रू, लेकिन जो मैं वाक्य दिख रहा हूँ उसका सपना सा सच हुआ है, ठीक है ना। अपन भी सपने सच करने में लगे हुए कि सबका सपना सच हो। तो आई हैड ए ड्रीम और इट कैम ट्रू, और आपको कहेगा विच से जोड़ो,
अब आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि ऑब्जेक्ट वाला आई है और इस ईट के कोई लेना देना ही नहीं है। यानी कि सर ये जो ड्रीम है ये ऑब्जेक्ट है और किसके लिए आया है सर? सपना जो मैंने देखा या संजोया था वो सपना सच हुआ या सत्य साबित हुआ, तो ये ड्रीम के लिए आया है। तो सर ऑब्जेक्ट वाला है, तो ऑब्जेक्ट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पहले वाले क्लोज यूं ले लो, आई हैड ए ड्रीम, आई हैड ए ड्रीम विच, और दोबारा लेंगे नहीं इसको क्योंकि ये ड्रीम आ गया, विच कैम ट्रू, जो कि सत्य साबित हुआ। तो ये दोस्तों देखा अपन ने विच, जो कि जानवर और वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, और इसका प्रयोग भी जैसे घर है तो ये घर जो कि मॉडर्न है और बहुत ही महंगा है, और मैंने जो सपना संजोया था जो कि सच साबित हुआ, यानी विच का अर्थ भी जो कि होता है दोस्तों हिंदी में देखे तो, लेकिन इनका प्रयोग जो होता है वो जानवर वस्तु के लिए होता है, कभी भी व्यक्तिवाचक के लिए नहीं होता। व्यक्ति के लिए तो अपन ने हु, हुम और हुज तीनों देख लिए, और स्वतः जो देखा वो अपन ने देखा किसके लिए? जानवर और वस्तु के लिए। नेक्स्ट में दोस्तों देखते हैं अपन 5वां वैन। चलिए दोस्तों 5वां है वैन, और वैन तो बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल है। इसमें तो आपको एक नियम याद रखना दोस्तों, चाहे तो आप लिख भी सकते हो। पहला वाक्य अगर दूसरे का परिणाम, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट है, तो क्या करेंगे सर? वैन को शुरुआत में लगाएंगे, ठीक है सर, और नहीं तो अगर परिणाम नहीं है तो बीच में। नहीं समझ में आया सर? पहला वाक्य अगर दूसरे का परिणाम है तो वैन को शुरुआत में लगाएंगे, नहीं तो बीच में। बस ये लाइन याद रखना, और वैन वाला आपके मामला एक फिनिश, यानी कि एक वाक्य में आपका वैन जो क्लोज है वो फिनिश होता है सर। लेकिन समझ में नहीं आया सर, क्या बोल रहे हो आप? पहला वाक्य अगर दूसरे का परिणाम है, जैसे दोस्तों देखो एक वाक्य लिखता हूं मैं, जैसे द सन राइजेज द डार्कनेस डिसअपियर्स, डिसअपियर्स। अब यह ध्यान से देखना दोस्तों, सूर्य उगता है तो ये पहला वाक्य सर, और ये दूसरा उपवाक्य द डार्कनेस डिसअपियर्स। तो सूर्य उगता है पहला वाक्य, दूसरे अगर दूसरे का परिणाम है तो दूसरे का परिणाम ही तो है पहला वाक्य, दूसरे का परिणाम है सूर्य उगा तभी तो अंधेरा भागा। यानी पहला वाक्य अगर दूसरे का परिणाम है, दूसरे का परिणाम ही है। अंधेरा कब भागेगा? जब सूर्य उगेगा। तो अपन दोस्तों वैन को कहाँ लगाएंगे? शुरुआत में। तो सर इस वाक्य को बनाकर बताना। तो वैन आगे जोड़ दो, बस कुछ नहीं करना। वैन द सन राइजेज द डार्कनेस, थोड़ी सी कॉमा लगा दो बोले, द डार्कनेस डिसअपियर्स। बोलो दोस्तों क्या दिक्कत है आपको? पहला वाक्य अगर दूसरे का परिणाम है तो पेन को शुरुआत में लगा देंगे, नहीं तो बीच में। तो सर पहला वाक्य जैसे सूर्य उगेगा तो ये अंधेरा भागेगा, तो पहला सूर्य उगा और फिर अंधेरा भाग गया, यानी पहला वाक्य सर दूसरे का बिल्कुल परिणाम है। रिजल्ट, ये रिजल्ट तभी आएगा तभी ये वाक्य होगा, इसीलिए अपन ने वैन को कहाँ लगा दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों जैसे एक और वाक्य लेते हैं, आई एंजॉय साइकिल राइड इट इज फाइन। अब इस वाक्य को आप ध्यान से देखो, क्या ये इसका परिणाम है? क्या कोई लेना देना नहीं सर। साइकिल चलाता हूँ, मजा आता है, अच्छा लगता है मुझे ये, तो ये नहीं चलाओ तो भी ये इसका परिणाम कि ये चलाएंगे तो ये आएगा, मजा आएगा, तो ये इससे ये कोई परिणाम निकलता नहीं है सर। जिस तरह से सूर्य उगता है तो अंधेरा भागता है, साइकिल चलाने से आपको अच्छा लगता है तो लगता है, ये इसका परिणाम नहीं है। किसी को अच्छा नहीं भी लगे तो कहने का मतलब ऐसे वाक्यों में सब क्या करना, तो फिर वैन को बीच में लगा दो। आई एंजॉय साइकिल राइड, कि साइकिल मैं जब चलाता हूँ, आई एंजॉय साइकिल राइड, जब मैं साइकिल की सवारी करता हूँ। वैन इट इज फाइन, वैन इट इज फाइन, तो ये वैन का घुस जाएगा दोस्तों बीच में। तो ये वैन का प्रयोग था दोस्तों। पहला वाक्य अगर दूसरे का परिणाम है तो वैन को शुरुआत में लगा देंगे, नहीं तो दोस्तों का लगाएंगे बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन दोस्तों, वाइल्ड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है वाइल्ड,
और वाइल में दोनों काम साथ साथ में चलते, दोनों काम साथ साथ में चलते हैं। ठीक है सर, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, जो वाइल है उसको आपको एज इट इज आगे रखना है, फिर फर्स्ट क्लोज जो आपका दे रखा है उसको लिखना, फिर छोटी सी कॉमा लगाना और एज इट इज सेकंड क्लोज को लिखना है। यानी यू का यू के जिसको कह सकते हैं यू का यू लिखना है, यानी एज इट इज, यानी कुछ भी नहीं करना है, बस ये नियम है इसका। वाइल को सिर्फ आगे लगाना। कैसे सर? जैसे दे वर स्लीपिंग, वे सो रहे थे। द थीव्स जो चोर थे, ब्रोक इनटू द हाउस, ब्रोक इनटू द हाउस। अब सर इसको जोड़ के बताओ वाइल से। कुछ नहीं करना दोस्तों, वाइल को आगे ले लो, वाइल और फिर पहला क्लोज यू का यू, यानी वाइल दे वर स्लीपिंग ये फर्स्ट क्लोज, फिर छोटी सी कॉमा और द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस ये सेकंड क्लोज, यानी ये यू का यू। यानी दोस्तों वाइल जितना सरल है शायद मेरे हिसाब से क्लोज में कोई सरल नहीं होगा। यानी आपको वाइल को क्या करना है, बस शुरुआत में जोड़ देना है, दोनों काम साथ में चलते हैं। पहले पहला क्लोज लिख दो कॉमा लगा के, फिर दूसरा क्लोज लिख दो, फुल स्टॉप लगा दो, यानी वाइल की कहानी खत्म। नेक्स्ट अपन दोस्तों बढ़ते हैं वेयर की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्रम में अपन लेते हैं 7वां वेयर। और वेयर से दोस्तों पहले बता दूं मैं, ये स्थान सूचक क्लोज है और कोई विशेष नहीं है इसको भी जोड़ने का। जैसे एक वाक्य लेंगे अपन, आई लिव इन द, या आई लिव इन दिस सिटी, आई एम स्टडीइंग हियर। ठीक है दोस्तों, अब ये स्थान सूचक शब्द है तो स्थान आ गया सर कि मैं इस सिटी में रहता हूँ और यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये जो हियर है ना दोस्तों, ये सिटी के लिए ही है। ठीक है ना, तो दो बार तो आपको पुनरावृत्ति करनी नहीं है। बाकी आपको वेयर को क्या करना है, बीच में टिका देना है और आपका वाक्य एकदम सही है। आई लिव इन दिस सिटी, मैं सिटी में रहता हूँ। ठीक है, वेयर जहां मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, यानी कि हियर आपका हट जाएगा। तो ये था दोस्तों वेयर, यानी वेयर तो स्थान सूचक क्लोज है और उसमें कुछ नहीं करना है। जो स्थान दिखे उसको पुनरावृत्ति नहीं करनी है। जैसे हियर दिखा, द सिटी, दिस सिटी दिखा, तो एक बार ही लेंगे दिस सिटी को और अगले वाले हियर को अपन ऑटोमेटिकली काट लेंगे कि दो बार किसी की पुनरावृत्ति अपन दोस्तों नहीं करते। तो वेयर में तो बस इतने ही है कि आप स्थान सूचक है और यूं का यूं वाक्य लिखो, बीच में वेयर डाल दो और जो स्थान के लिए जो शब्द आया है उसको दोबारा पुनरावृत्ति आपको नहीं करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं अपन वाई। नेक्स्ट है दोस्तों अव्यय क्रम में वाई, और वाई को मतलब आपको मालूम ही है क्यों, और क्यों का मतलब ये होता है रीजन, कारण जानना है सर। ठीक है, तो कारण जानने के लिए इस क्लोज का प्रयोग करने, और ये दोस्तों बोर्ड में सप्लीमेंट्री एग्जाम 2019 में मैंने पहले भी बताया वाई पूछा था और शायद मेरे जहाँ तक अनुभव का सवाल है वाई तक पहुँचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हुज और विच और व्हेन से ही काम हो जाता है वेयर तक ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वाई और दैट और ये व्हाट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वाई तो लगभग नहीं पूछते, लेकिन एक बार पूछ लिया तो अपन वाई को सीखेंगे कि वाई में भी क्या करना है, वाई को भी कुछ नहीं करना है, इसको भी बीच में ही जोड़ना है क्योंकि इसमें भी आपको कारण बताना पड़ेगा। इसलिए जो क्लोज है फर्स्ट क्लोज यू का यू, सेकंड क्लोज यू का यू और बीच में क्या डालना है दोस्तों, वाई। तो चलिए इसका एक उदाहरण अपन लेते हैं। चलिए दोस्तों, दिस इज द रीजन सी रिफ्यूज्ड द ऑफर। अब दोस्तों यही कारण है कि उसने उस ऑफर को या प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो कारण बताना है सर, तो वाई को क्या जोड़े सर, दोनों क्लोज एज इट इज रखो और वाई को घुसा दो बीच में। कोई नियम नहीं है इसका, वाई को सीधे बीच में ही लगाना है कि यही कारण है जिसके कारण उसने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो दिस इज द रीजन, यही कारण है वाई सी रेफ्यूज्ड, मना कर दिया,
द ऑफर, जिसने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो दोस्तों वाई का अर्थ होता है क्यों, और क्यों से कारण जाना जाता है, और कारण वाले जब भी वाक्य आएंगे दोस्तों तो उसमें रीजन दे रखा होगा। अब रीजन उसका क्या है, क्यों उसने प्रस्ताव को ठुकराया वो जाने और उसका काम जाने। अपने तो सर वाई लगाना है, तो वाई कहाँ लगाएंगे, तो वाई आपको पहला क्लोज यू का यू लिख के दूसरा भी क्लोज एज इट इज और बीच में वाई को घुसाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना वाई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपन दैट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्रम में अपना दैट, इसका अर्थ भी जो कि होता है, लेकिन इसकी खासियत रहेगी दोस्तों कि ये जब भी आएगा तो वाक्य में आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखेगी, सुपरलेटिव डिग्री दिखेगी। डिग्री के भी 3 प्रकार होते हैं, पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव के बारे में ज़्यादा मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना दोस्तों याद दिलाऊंगा कि सुपरलेटिव डिग्री जहाँ भी आते हैं वहाँ उसके आगे द लगता है। और एक आध में डिग्री भी आपको बता देता हूँ, किसी भैया को बहन को ध्यान में नहीं हो या पता नहीं हो, तो जैसे गुड की डिग्री लिखेंगे तो गुड, बेटर और बेस्ट, तो ये वाला शब्द आएगा। ऐसे जब भी दैट से जोड़ने को कहेगा तो अपने को बेस्ट वाला वाक्य आएगा, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री वाला कोई भी वाक्य आपको दिखेगा। तो किस तरह से दिखेगा दोस्तों देखते हैं एक उदाहरण से अपन। चलिए दोस्तों, शी इज द बेस्ट गर्ल, शी पास्ड द एग्जाम। ठीक है दोस्तों, यह देख लो, शी इज द बेस्ट गर्ल। अब सर अपने को क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना, दैट जोड़ना है। और दैट क्या करना है, पहला क्लोज अपन को पहचान में आ गया, क्योंकि ये तो उस समय पहचानना पड़ता था जब अपने को अपनी ओर से दैट लगाना पड़ता था, तब अपने को ये नियम ध्यान में रखना पड़ता था कि सुपरलेटिव है या नहीं है। अब तो आपको स्पष्ट बोर्ड देता है कि इसको दैट से जोड़ना है, तो आराम से जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। और दैट को बीच में ही घुसाना है, सेम क्लोज रखो, पहला क्लोज यू का यू, यानी शी इज द बेस्ट गर्ल, शी इज द बेस्ट गर्ल दैट। अब देख लो दोस्तों, अब ये दूसरी बार सी आ रहा है और ये करता एक बार ये आएगा। मैंने कहा वाक्य में 2 बार आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों क्लोज जुड़ के एक ही वाक्य बना रहे। तो सी इज द बेस्ट गर्ल दैट पास्ड द एग्जाम, दैट पास्ड द एग्जाम। बोलिए दोस्तों क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से शायद। तो ये था दोस्तों अपना दैट। नेक्स्ट अंतिम क्रम में अपन लेते हैं दोस्तों व्हाट। चलिए दोस्तों आज का अपना अंतिम क्लोज व्हाट, और व्हाट का अर्थ वैसे आपको सबको मालूम ही है क्या, ठीक है ना। तो जैसे इसका सर इसको भी जोड़ने का दैट की तरह नियम है, यानी अपन ने जो क्लोज पढ़े थे 2-4 क्लोज में ही स्पेशल रूल्स थे, बाकी तो सब में देखा है नॉर्मल रूल्स है और लगभग बीच में ही घुस रहा है। अधिकतर मेरा मानना है कि कई भैया बहनों को तो सलाह दूंगा कि अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप क्लोज को घुसा दो बीच में और दोनों वाक्यों को जोड़ दो। लेकिन क्या हटाना है इतना थोड़ा ध्यान रखना कि कर्ता समान है तो हटा दो, और थोड़ी बहुत भी अगर जानकारी होगी तो आपके क्लोज में 3 नंबर पक्के हैं। अंतिम क्लोज में सर अपन देखेंगे व्हाट, और व्हाट का अर्थ होता है क्या। एक वाक्य लेंगे, कैसे जोड़ेंगे सर, आई डोंट बिलीव, जैसे आया आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं है मुझे, यू से, तो भाई तुम जो कह रहे हो, क्या कह रहे हो, मुझे विश्वास ही नहीं होता। यानी कोई ऐसी बात होता थी जिससे उसको विश्वास नहीं हो रहा है, मान लो ये दिया और बोर्ड ने क्या दिया, इसको व्हाट से जोड़ो। ठीक है, तो अपने को कुछ नहीं करना है दोस्तों कि जो वो कह रहा है वो अपने मानने में नहीं आ रहा है, तो आई डोंट बिलीव व्हाट यू से, यानी सेम एज इट इज क्लोज को रखना है और बीच में क्या दोस्तों जोड़ना है व्हाट। तो ये दोस्तों थे आज के अपने 10 क्लोज, हु, होम, हुज, विच, व्हेन, व्हाइल, वेयर, व्हाई, दैट और व्हाट। तो 10 क्लोज को जहाँ तक दोस्तों मैं देखता हूँ कि इससे डीपली ज़्यादा पढ़ना अपना काम का भी नहीं है, और जनरल कॉम्पिटिटर जो कॉम्पिटिटर्स है वो और जो अपने बोर्ड कैंडिडेट्स है वो, उनके ये ग्रामर का अंतिम चैप्टर था। कॉम्पिटिटर्स के लिए भी और अपने बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए भी अगले कई वीडियोज अभी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सिखानी है, आर्टिकल्स है, डिटरमाइनर्स है, मैंने पहले भी बोल दिया है। तो उन वीडियोज को भी अपन लेंगे, नाउन को, प्रोनाउन को, ताकि आपकी किसी भी प्रकार की सेंटेंस स्ट्रक्चर से डरने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। जुड़े रहिए दोस्तों मेरे साथ, और इस क्लोज को आज अपन इस सेशन को यही समाप्त करते हैं, जो आपको बोर्ड क्लास में यानी बोर्ड के पेपर में आपको 3 नंबर दिलाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।